फ्रेंड्स, मैं सुलेखा गुप्ता। जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंटोनियो ग्राम्शी का हमने इससे पहले वीडियो में इनका जन्म देखा था, यानी कि इनका जन्म पढ़ा था, इनकी शिक्षा भी पढ़ी थी, इनकी जो कारावास हुआ था वो भी पढ़ा था और इनकी मृत्यु कब हुई थी ये भी पढ़ी थी। जैसे कि आपने पढ़ा था कि एंटोनियो ग्राम्शी का जन्म सर्दिनिया द्वीप के एलिस में 22 जनवरी सन 1891 में हुआ था। फ्रांसिस्को इनके पिता थे और ग्राम्शी इनके पिता के 7 पुत्रों में से चौथे नंबर के पुत्र थे। इनके बचपन से ही एक रोग था जिसके कारण इनकी लंबाई केवल 5 फीट तक ही बढ़ सकी। इनको तपेदिक की बीमारी होने के कारण रीढ़ की हड्डी में वृद्धि हो गई और रीढ़ की हड्डी में वृद्धि हो गई तो उनका जो शारीरिक विकास था वह अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण उनकी लंबाई 5 फीट तक ही हो सकी और वो इस बीमारी के अलावा भी और कई बीमारियों के शिकार होते चले गए, यानी कि वो काफी अस्वस्थ रहते थे। अब इन्होंने अपने जीवन काल में काफी सिद्धांत प्रतिपादित किए, काफी विचार प्रतिपादित किए थे और उन्हीं विचारों में से एक आता है आधिपत्य, हेजेमोनी। आधिपत्य क्या है? तो स्टूडेंट्स, आधिपत्य एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग ग्राम्शी से पहले कुछ और मार्क्सवादी विचारकों और लेनिन के लोकतांत्रिक क्रांति के लिए कामगार वर्ग के नेतृत्व के लिए किया गया था। ग्राम्शी ने इस अवधारणा को व्यापक रूप से समझाते हुए इसका विश्लेषण किया, जिसके द्वारा सत्ताधारी पूंजीवादी वर्ग और अन्य वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है और उसे बनाए रखने के लिए एक ऐसी दशा को स्पष्ट करता है जिससे कि परंपरावादी पूंजीवादी समाजों में समाजवादी क्रांति का होना एक अनिवार्य दशा है। ग्राम्शी के अनुसार पूंजीवाद ने केवल हिंसा तथा राजनीतिक और आर्थिक दबाव के द्वारा ही अपने नियंत्रण को नहीं बनाए रखा, बल्कि इसके लिए पूंजीवाद के द्वारा एक विशेष वैचारिकी का भी सहारा लिया था। पूंजीपतियों ने एक अधिनायकवादी संस्कृति विकसित करके इसके द्वारा अपने मूल्यों तथा आदर्श नियमों का इस तरह प्रचार किया जिससे उसे सामान्य व्यक्तियों के मूल्यों के रूप में स्थापित किया जा सके। इसका उद्देश्य कामगार वर्ग में एक ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना था जिससे वह पूंजी वर्ग की भलाई हो सके और अपने हित के रूप में देख सके। इस अवधारणा की पूंजीपतियों के मूल्य ही संपूर्ण समाज के स्वाभाविक और सामान्य मूल्य हैं। इसका विरोध करने के लिए कामगार वर्ग के लिए
अपनी एक अलग संस्कृति की आवश्यकता होती है। और इस संबंध में लेनिन का विचार था कि संस्कृति राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सहयोगी होती है। लेकिन ग्रामशी ने स्पष्ट किया कि एक विशेष व्यवस्था में शक्ति प्राप्त करने के लिए पहले सांस्कृतिक आधिपत्य को स्थापित करना आवश्यक है। उनके अनुसार विश्व की आधुनिक दशाओं में कोई भी वर्ग केवल अपने संकीर्ण आर्थिक हितों से ही अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता है और ना ही यह कार्य शक्ति और उत्पीड़न के द्वारा किया जा सकता है। वास्तव में इसके लिए एक बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न शक्तियों के साथ समझौता करके उनके साथ एकरूपता स्थापित की जा सकती है। ग्रामशी ने सामाजिक शक्तियों के इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक खेमा का नाम दिया। इस खेमे का कार्य एक विशेष सामाजिक व्यवस्था के लिए एक ऐसी सहमति विकसित करना है जो इस प्रकार ग्रामशी ने एक ऐसा सिद्धांत विकसित किया जिसके द्वारा आर्थिक आधार पर निर्मित होने वाले संबंधों की दरार को दूर करके राजनीतिक और वैचारिक अधोसंरचना के महत्व को समझा जा सके। अब दूसरा समाजशास्त्रीय योगदान आता है बुद्धिजीवी तथा शिक्षा। बुद्धिजीवी तथा शिक्षा। ग्रामशी के अनुसार समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका पर काफी विचार किया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक कार्य बौद्धिकता से संबंधित नहीं होते, बल्कि ग्रामशी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ बौद्धिक और तार्किक क्षमता अवश्य होती है। ग्रामशी ने आधुनिक बुद्धिजीवियों को केवल बातें करने वाले व्यक्तियों के रूप में स्वीकार न करके व्यवहारिक धरातल से जुड़े हुए उन आयोजकों के रूप में देखा जो शिक्षा तथा जनसंचार जैसे विचारकी से अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने परंपरागत बुद्धिजीवी वर्ग तथा विचारशील वर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि पहला वर्ग अपने आप को शेष समाज से अलग या भिन्न रूप में देखता है और बाकी का समाज इसके साथ ही उन्होंने परंपरागत भिन्न रूप में देखता है, जबकि जो विचारशील जो वर्ग होते हैं उनका उद्भव प्रत्येक वर्ग में से होता है। इसी वर्ग को उन्होंने बुद्धिजीवी कहा। सहज बुद्धिजीवी सामाजिक जीवन को कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं करते हैं, जिन्हें सामान्य लोग स्वयं अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ग्रामशी ने कामगार वर्ग की जिस संस्कृति की आवश्यकता पर बल दिया, उसका संबंध एक ऐसी शिक्षा से है जो कि कामगार वर्ग के ऐसे बुद्धिजीवियों को उत्पन्न कर सके
जो कि मार्क्स की अवधारणा के अनुसार परंपरागत वैचारिकी से न बंधकर वर्तमान बुद्धिजीवियों की गतिविधियों तथा यथास्थिति स्टेटस क्वो की आलोचना करके उसकी व्यवस्था को नया रूप दे सके। इस उद्देश्य के लिए शिक्षा के बारे में उनके विचार शिक्षण के प्रारूप और लोकप्रिय शिक्षा के उन सिद्धांतों से मेल खाते हैं जो कि उनके विचार प्रस्तुत किए थे। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है राज्य एवं नागरिक समाज। ग्रामशी का जो आधिपत्य जीवन था उसके अनुसार पूंजीपति राजनीति की अवधारणा से संबंधित थे। उन्होंने राज्य को सरकार को संकीर्ण अर्थ से समझाना उचित समझा और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने राज्य एवं नागरिक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया। राजनीतिक समाज और नागरिक समाज, ग्रामशी ने इनको दो भागों में डिवाइड किया, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। राजनीतिक समाज में उन्होंने सेना, पुलिस, कानूनी व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा संवैधानिक नियंत्रण को सम्मिलित किया था, जबकि नागरिक समाज से उनका तात्पर्य निकलता है जो कि परिवार, शिक्षा व्यवस्था, श्रमिक संघ के रूप में उन निजी अथवा राज्य के क्षेत्र से भिन्न संगठनों से जो कि राज्य तथा अर्थव्यवस्था के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक समाज और नागरिक समाज का यह अंतर केवल अवधारणा संबंधी है, व्यवहारिक रूप से एक में दूसरे की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। ग्रामशी के अनुसार पूंजीवादी राज्य शासन के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करते हैं उसमें कुछ सीमा तक आम सहमति का भी समावेश होता है। राजनीतिक समाज का वास्तविक आधार शक्ति है और नागरिक समाज का मुख्य आधार पारस्परिक सहमति। ग्रामशी ने आधुनिक पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग अपने आर्थिक नियंत्रण को राजनीतिक समाज से संबंधित श्रमिक संघों और विभिन्न राजनीतिक दलों की कुछ मांगों को पूरा करके ही बनाए रख सकता है। इसके लिए पूंजीपति वर्ग अपने तात्कालिक आर्थिक हितों और अपने प्रभुत्व की प्रकृति में कुछ परिवर्तन स्पष्ट करते हैं। इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि वास्तव में क्रांतिकारी दल एक ऐसी शक्ति है जो कामगार वर्ग को अपने में से ही सहज बुद्धिजीवियों को विकसित होने और नागरिक समाज के अंतर्गत एक वैकल्पिक प्रभुत्व को अस्तित्व में लाने का अवसर देती है। चौथा पॉइंट आता है इतिहासवाद, यानी कि हिस्टोरिज्म। इतिहासवाद क्या है? मार्क्स की तरह ग्रामशी ने भी इतिहासवाद के प्रबल समर्थक थे। इनके अनुसार मानव की सभी क्रियाओं का अर्थ व्यक्ति की व्यवहारिक गतिविधियों और ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध का परिणाम है। इसका तात्पर्य है कि विचारों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता है। इस आधार पर हम विश्व के बारे में अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। यह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित नहीं होता है, बल्कि कुछ विशेष तरह के सामाजिक आर्थिक संबंधों की उपज होता है।
और इसी कारण की वजह से मानवीय प्रकृति अपरिवर्तनशील नहीं होती है। दर्शन तथा विज्ञान भी किसी ऐसे यथार्थ से संबंधित नहीं होते जो मनुष्य से पूरी तरह स्वतंत्र और बाह्य हो। इस प्रकार केवल इसी सिद्धांत को सही माना जा सकता है जो एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में भी कुछ दशाओं के वास्तविक विकास को अभिव्यक्त करता है। मार्क्सवादियों का यह मानना है कि जो सत्य है वह सत्य ही रहता है और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको सत्य को कब और कैसे जाना है। इसी तरह वैज्ञानिक ज्ञान सत्य का वह रूप है जिसे दैनिक अनुभवों में मानव द्वारा ऐतिहासिक रूप से अनुभव किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास तथा आर्थिक संबंधों की व्याख्या भी समाज की अधोसंरचना के बारे में भ्रामक और काल्पनिक न होकर एक वैज्ञानिक सत्य घटना है। पांचवा पॉइंट आता है आर्थिक निर्धारणवाद की समीक्षा। आर्थिक निर्धारणवाद की समीक्षा इसमें ग्रामशी ने जो थे उन्होंने जब कारावास गए थे तो इससे पहले अपनी पुस्तक दास कैपिटल के विरुद्ध क्रांति, ग्रामशी ने जो कारावास से पहले अपना एक लेख प्रस्तुत किया था दास कैपिटल के विरुद्ध क्रांति, इसमें इन्होंने लिखा था कि रूस में होने वाली अक्टूबर क्रांति इसको नकार दिया और उत्पादन की पूंजीवादी शक्तियों का पूर्ण विकास होने तक क्रांति के लिए प्रतीक्षा भी करनी। इसका अर्थ है कि मार्क्सवादी के आर्थिक निर्धारण का दर्शन व्यवहारिक नहीं है और ग्रामशी के अनुसार आर्थिक रूप से सांस्कृतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन दोनों ही एक आधारभूत ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इनमें से किसी को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कामगार आंदोलन के आरंभिक स्तर पर श्रमिकों का यह विश्वास बहुत प्रबल था कि कुछ ऐतिहासिक नियमों के कारण उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ग्रामशी के अनुसार ऐसा विश्वास समाज के एक शोषित वर्ग की कुछ ऐतिहासिक दशाओं का परिणाम था। इसलिए विश्वास केवल कुछ रक्षात्मक क्रियाओं तक ही सीमित है। श्रमिक वर्ग में जब स्वयं निर्णय लेने और आगे बढ़ने की क्षमता पैदा होती है तब इस तरह के विश्वास शक्ति और विकास में बाधक बनने लगते हैं। मार्क्सवादी विचार प्रचलन के दर्शन पर आधारित है। इस कारण इनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अभिकरणों को कुछ अनदेखे ऐतिहासिक नियमों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। केवल इच्छा शक्ति से ही किसी दशा की व्याख्या की जा सकती है और एक यही सही तरीका है जिससे कि कामगार वर्ग की चेतना और कार्यवाही के लिए विकास के स्तर पर पहुंचा जा सकता है। अब आता है हमारा छठवां पॉइंट, भौतिकवाद पर विचार। भौतिकवाद इसमें मानव इतिहास का सामूहिक व्यवहारों के निर्धारण से संबंधित जो संपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो अर्थपूर्ण प्रश्न होते हैं, वे इससे संबंधित हैं या नहीं, इस विषय पर एंगेल्स और लेनिन ने तात्विक भौतिकवाद पर जो विचार प्रस्तुत किए थे उनसे ग्रामशी सहमत नहीं थे।
उनका मानना था कि मानवता से स्वतंत्र, स्वयं में और स्वयं के अस्तित्व से संबंधित मार्क्सवादी विचारधारा वास्तविकता से परे है। मार्क्स का यह विचार था कि एक भौतिक दुनिया मानव इतिहास तथा दैनिक जीवन से भिन्न होती है, व्यवहारिक रूप से ईश्वर में विश्वास करने के ही समान है। ग्रामशी ने वस्तुनिष्ठता अथवा यथार्थ को एक सार्वभौमिक अंतर विषय परकता के आधार पर परिभाषित किया, जिसे स्थापित करना समाजवादी समाज के लिए आवश्यक था। और इस अर्थ में जिसे हम दार्शनिक भौतिकवाद कहते हैं, उसे धार्मिक विश्वासों का विरोधी नहीं माना जा सकता। ग्रामशी के अनुसार भौतिकवाद पर आधारित मार्क्स का दर्शन केवल सर्वहारा या अधीन वर्ग के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।